फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे रहेंगे और सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें 2011 से लेकर के 2026 के पीवाई क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए सीटेट एग्ज़ाम में, उसके सीडीपी के कलेक्शंस मैं लेकर के आ रही हूँ। मेरी अभी तक जो है 9 क्लासेस हो चुकी हैं। ये जो सेट नंबर है वो सेट नंबर 10 है। और उसके साथ ही आप सभी को बता दें, जैसे ही सेट नंबर 10 ये हमारा हो जाएगा, हम हिंदी के 10 सेट लेकर आएंगे। यानी कि आप सभी को ये बता दें कि इससे आप सभी की अच्छी खासी तैयारी होने वाली है। और जो भी जैसे ही हमारा हिंदी का कंप्लीट होगा उसके बाद मैं ईवीएस का लेके आऊँगी और उसके अकॉर्डिंग संस्कृत का, फिर आप जो भी कहेंगे उसके आधार पे मैं 10-10 पहले सेट ले आऊँगी। उसके बाद जो भी हमारा बचेगा शेष, वो मैं जैसे ही 10 सेट सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसको भी कवर कराने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा 10 सेट। तो फिर उसके बाद हिंदी की क्लासेस आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या संज्ञानात्मक कार्य है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संज्ञानात्मक कार्य है। कोहलर यह मानते थे कि जो सीखना होता है एक तरीके से संज्ञानात्मक संकार्य इन्होंने माना है, क्योंकि जो है कोहलर ने अंतर्दृष्टि व सूत्र का सिद्धांत दिया था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने माना कि जब जो होता है जो यानी कि इन्होंने जो सरल और सहज भाषा का वर्णन किया वह उद्देश्यपूर्ण किया और कहा है कि उसका जो है समाधान व आसानी से यानी करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्य के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, शब्द अक्षरों एवं शब्दों के मध्य साहचर्य से जो है वह नई भाषा के जो है प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा जा रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट छात्र होते हैं। केवल शब्द हमेशा जो है हमने आप सभी को बताया है कि इससे निगेटिव का ही बोध होता है। केवल सामान्य या बहुभाषी या प्रतिभाशाली छात्र, सामान्य विशिष्ट छात्र। तो सबसे अच्छी परिभाषा होती है जब भी समावेशी कक्षा की बात करेगा तो ये एक तरीके से एक की पॉइंट्स कह सकते हैं। सामान्य और विशिष्ट छात्र को साथ में बैठाना, साथ में उनको कोई भी एक्टिविटीज़ कराना, वैसा माहौल देना, ये सारी चीज़ें जो होती है समावेशी कक्षा की विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा जा रहा है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो निरस्ता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या उपयुक्त, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया है उपयुक्त से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर गणित संबंधी कहा है अधिगम्य क्षमता तो यहाँ पे हो जाएगा गणना दोष। इसमें आप सभी को कुछ करना ही नहीं था, आंसर आप सभी के सामने था कि जब भी हम गणना दोष की बात करते हैं यानी कि गणना करने में जब कोई दोष पाया जाता है तो वो होता है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहा जा रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, या संवेदनशीलता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। फ्रेंड्स, आप सभी को नहीं क्या पूछा जा रहा है उस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें से नहीं शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पे व्यवहारात्मक है, संवेग के जो तत्व है जिसमें व्यवहारात्मक आते हैं, दैहिक आते हैं, संज्ञानात्मक आते हैं, लेकिन संवेदी नहीं आता, क्योंकि संवेदी शब्द आप सभी को पता है इसको पियाजे ने दिया है इंद्रियगामक अवस्था और संवेदी पेशी अवस्था। ये किसने माना है? पियाजे का। तो यहाँ पे संवेग तत्व पूछा है तो जिसमें आपका व्यवहारात्मक आ जाएगा, दैहिक आ जाएगा और संज्ञानात्मक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ये जो है ब्लूम्स के द्वारा जो इन्होंने दिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में डिवाइड किया है। तो पहले तो हम इनके 3 क्षेत्र आप सभी को बता दें। इन्होंने संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक या फिर क्रियात्मक में इन्होंने 3 जो है उद्देश्य माना है। ठीक है, शिक्षण के 3 उद्देश्य इन्होंने माना है। पहला है उनका संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक
और तीसरा है क्रियात्मक या मनोक्रियात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें इन्होंने शिक्षण के 3 उद्देश्य माना है। अब इन 3 शिक्षणों में सबसे ज़्यादा इनका पूछा जाने वाला होता है संज्ञानात्मक, जिसमें इन्होंने ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन इसका माना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अगर सही क्रम की बात करें तो यहाँ पे पहले अनुप्रयोग आ गया है, तो ये नहीं होगा। दूसरे में भी अनुप्रयोग है, वो भी नहीं होगा। ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को बता दें, क्रम आपको याद होना चाहिए, संख्या इनका याद होना चाहिए, साथ ही भावनात्मक भी कितने आते हैं और इसके साथ ही मनोक्रियात्मक भी कितने आते हैं, कब इसका जो है यह उद्देश्य दिया, तो 1956 में इन्होंने यह उद्देश्य दिया है। तो सारे पॉइंट्स आप सभी को याद रखने हैं। तो ये किसका है, ब्लूम का दिया गया है। ब्लूम ने शिक्षण के 3 उद्देश्य माने, कौन कौन से, एक संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक में भी 6 शब्द माने, कौन कौन से, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार मैं ब्लूम की जो शिक्षण उद्देश्य है वो मैं जरूर आप सभी को अच्छे से समझाऊंगी। निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं शब्द पूछा है और हमें नहीं पे ही ध्यान देना है। स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाचारी नहीं होता है एक सच्चे शिक्षण की, बल्कि जनतांत्रिक है, सहानुभूतिपूर्ण है, वांछनीय सूचना देने वाले। ये सारे जो है एक अच्छे शिक्षण की विशेषता है, किंतु नहीं पूछा है तो स्वेच्छाचारी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिक अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया विक्टर ब्रूम, मास्लो, उसके साथ हर्ट्ज़बर्ग, स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विक्टर ब्रूम के द्वारा जो है दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1964 में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें इन्होंने अभिप्रेरणा, निष्पादन और कार्य संतुष्टि के भी रूप को परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिया गया है कि अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान किस प्रकार परिवार से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, इसके ऑप्शन है वैयक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, उसके साथ ही व्यवहार परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा जा रहा है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। क्वेश्चंस के ऑप्शंस है, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। नेक्स्ट ऑप्शन है कि रेखीय अभिक्रम। नेक्स्ट ऑप्शन है साखी अभिक्रम और तैयारी और अर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं शब्द पूछा गया है, तो सरल से कठिन की ओर जो होता है ये शिक्षण के सूत्र में आता है। उसके साथ ही अनिश्चित से निश्चित की ओर, उसके साथ ही दृश्य से दृश्य की ओर, लेकिन निगमन से आगमन की तरफ नहीं होता। फ्रेंड्स, आगमन से निगमन की तरफ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि शिक्षण सूत्र के अंतर्गत नहीं आता, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप सभी को बता दें, शिक्षण सूत्र, एक मिनट फ्रेंड, शिक्षण सूत्रों की जो संख्या यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर कामेनियस ने जो है शिक्षण सूत्रों के मुख्य 11 बताए हैं। वैसे मेनली उन्होंने विभिन्न प्रकार में बांटा है, जिसमें उनके 11 मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको निगमन से आगमन की ओर उनका नहीं आता, जिसमें उन्होंने सरल से कठिन माना है, ज्ञात से अज्ञात माना है, स्थूल से सूक्ष्म माना है, पूर्ण से अंश माना है, अनिश्चित से निश्चित की ओर माना है, दृश्य से दृश्य की ओर माना है, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण, संश्लेषण, उसके साथ ही मनोवैज्ञानिक क्रम के तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्तिकरण और प्रकृति का अनुकरण, ये सारे माना, लेकिन निगमन से आगमन की ओर नहीं माना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, जब शिक्षण चक्र पूछा जाता है तो आप सभी को शिक्षण चक्र भी पता होना चाहिए। मैं आप सभी को एक तरीके से यहाँ पे अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले हम किसी चीज़ की योजना बनाते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज़ की योजना बनाते हैं तो वो हमारे शिक्षण से जुड़ा होता है, शिक्षण आ जाता है। उसके जस्ट बाद आपका आता है प्रतिपुष्टि। क्या होता है प्रतिपुष्टि? जब हम कुछ सीखते हैं तो उसके से क्या सीखा वो प्रतिपुष्टि करते हैं, फिर हम उसके साथ ही पुनः योजना बनाते हैं, ठीक है। हम पुनः योजना, जो भी हमें गड़बड़ी दिखती है, पुनः योजना बनाते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से कोशिश करिएगा समझने की, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको आप लिखिएगा, देखिएगा। फिर पुनः शिक्षण होता है फ्रेंड्स, फिर पुनः शिक्षण होगा, पुनः शिक्षण के बाद होगा पुनः प्रतिपुष्टि, फिर उसके बाद पाठ्य योजना। यहाँ पे पुनः
प्रतिपुष्टि आ जाएगा, पुनः प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम सोपान पूछा है। तो प्रथम सोपान जो होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सोपान पता, पहले हम लोग योजना बनाते हैं, उसके बाद शिक्षण होता है, फिर प्रतिपुष्टि होती है, फिर पुनः योजना, पुनः यहाँ पे शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। आपको ये 3 चीज़ अगर याद होगा तो यहाँ पे सिर्फ पुनः शब्द जोड़ करके सब कुछ बताना है आप सभी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, ठीक है। ऑप्शन है पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना और अन्वेषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 15, जहाँ पे दिया गया है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण और तथा तभी संभव होगा। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत वो बताना है। तो जब खंड व स्कूल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, नेक्स्ट है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति व्यय उपलब्ध हो, नेक्स्ट है कि अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है वो फ्रेंड्स सही है, यानी कि कौन से तीनों पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर डी में तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना और प्रत्यक्षणा संवेदना। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि संवेदना, क्योंकि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, ये संवेदना जो होता है किस छात्र की अनुक्रिया प्रकट, यानी कि उसे किसी ने बुलाया तो वह सुनने की क्रिया में है, यानी ध्वनि संवेदना यहाँ पे हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पे कहा जा रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संख्यात्मक अवस्था की अवधि होती है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस तो मैंने इतनी बार करा दिया है कि अब भूलने के चांसेस ही नहीं है कि आप उसे भूलें, क्योंकि मैंने जितने भी अभी कराए हैं आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसको मैंने काफ़ी बार रिपीट कराया है और आप अभी इसे भूल नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें आपके चांस। अब मैं इसकी क्या लिखी हूँ, जो जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें ये पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इन्होंने इंद्रियगामक अवस्था माना, जो फर्स्ट अवस्था माना है उसका 0 से 2 वर्ष माना है। द्वितीय अवस्था उन्होंने माना है पाक संख्यात्मक अवस्था, उसका 2 से 7 माना है, यानी 2 से 7 आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। उसके साथ ही मूर्त संख्यात्मक अवस्था जो तृतीय अवस्था है उनके 7 से 11, और चतुर्थ अवस्था जो कि औपचारिक संख्यात्मक जो कि 11 से 15 वर्ष तक है, कभी कभी 14 वर्ष लेता है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पे कहा जाए कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता जो है नहीं है, ठीक है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति और काल्पनिक भाइयों का अंत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 18 और इसके साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ होती है वो बौद्धिक विकास के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास, क्योंकि उस समय एज जो होती है वो बहुत ही कम होती है और बच्चा जो है वो भविष्य की योजना नहीं बना पाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। तो फ्रेंड्स भाषा विज्ञान से संबंधित जब भी सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर बात करेंगे पावलोव का, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। बीने की बात करेंगे तो इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया है। उसके साथ ही चौमस्की तो इन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब कुछ आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कहीं भी आपको चूकना नहीं है, क्योंकि इस बार आपको सीटेट क्रैक करना ही है। जो भी 1-2 नंबर से रुक जाते हैं या फिर हताश हो जाते हैं कि मेरा नहीं होगा, उनका भी होगा। और आप सभी को बता दें पीवाई को सॉल्व करने से ना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो संज्ञानात्मक अधिगम, जैसा कि अभी मैंने बताया कि संज्ञानात्मक अधिगम जो है पियाजे का है। दूसरा है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ये आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक का। इन्होंने जो है 3 नियम और 5 गौड़ नियम भी बताए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये इसका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग के विलंब विकास से संबंधित है।
तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 21 जिसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, जिसमें 16 से लेकर 19 या 19 वर्ष तक नैतिकता, 3 से 6 वर्ष तक की भाषा और 8 से 10 वर्ष की सामाजिक या 16 से 19 वर्ष की संज्ञानात्मक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष की सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और संवेदात्मक गामक अवस्था। तो तृतीय अवस्था पूछा है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे से एक ही सेट में 2 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है तो अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु का स्वरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल्य, मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा सहायता परक व्यवहार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जहाँ पे कहा जा रहा है कि पश्च अन्वेषण तथा साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ठीक है, स्वतः शोध के, एल्गोरिज्म के, मानसिक वृत्ति के या प्रकारात्मक स्थिरता के। 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्वतः शोध, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 जहाँ पे कहा जा रहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रकृति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, उसको आपको अच्छे से याद करना है, उसको लिखना है, उसको देखना है कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा थार्डाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण क्रिया, मैंने अभी जस्ट थार्डाइक का इसके पहले भी क्वेश्चन बना था और मैंने आप सभी को तीनों इनके नियम बताया था। इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो थार्डाइक का नियम, अभ्यास का नियम भी इन्होंने दिया है, प्रभाव का नियम भी दिया है और तत्परता का भी नियम दिया है। यानी तीनों नियम जो है थार्डाइक से जुड़े हैं, लेकिन साहचर्य अधिगम का नियम उन्होंने नहीं दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से किस पे बल दिया जाता है? अनुकूलन पर बल देता है तर्क, व्यवहार, चिंतन या भी अभिप्रेरणा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 29 जहाँ पे कहा जा रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर चिन्ह अनुबंधन। तो नैमित्तिक अनुबंधन यानी वाद्य कंडीशनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जहाँ पे कहा जाए कि निम्न में से कौन सा अधिगम की सुविधा नहीं है? यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, तो वो देख लेते हैं सीखने की कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है। अधिगम का प्रारंभ प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, सीखना प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अधिगम व्यवहार में अधिगम का अभिप्राय है सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट है अधिगम का एक लक्ष्य उन्मुख होता है, सीखना जीव का विकास है। या फिर अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सीखना एक उन्मुख प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है। तो अधिगम में जो है प्रारंभ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, सीखना प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, यही नहीं है, क्योंकि बच्चा किस हद तक सीख रहा है वह आप नहीं देख सकते, हाँ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो अधिगम की प्रमुख विशेषता जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके मैंने जो है CTP के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए और पूरा 10 जो है सेट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं आपकी जो कल की मेरी वीडियो होगी या फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपका होगा हिंदी, 30 क्वेश्चंस उसकी भी सेट होगी और उसके साथ ही पूरे 10 सेट हिंदी के भी मैं लेकर के आऊँगी। और उसके साथ ही फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएगा, ऐसे ही आपको जो है जानकारी भरी क्लासेस मिलती रहेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी की यही कहूँगी जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।